हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का पार्ट सी स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसका पार्ट सी हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक है एरिया वेक्टर। एरिया बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर वर्ड साथ में यूज़ हो रहा है। तो ये एरिया को वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बल्कि हम एरिया से जो नॉर्मल बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर सरफेस ली है। इस सरफेस से निकलने वाला एक वेक्टर हमने लिया है। एक हमने डायरेक्शन को वेक्टर कंसीडर किया है। आप इसको इस टाइप से समझिए, जैसे कि एक सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन बनाई है। ये लाइन बेसिकली हम अपने हिसाब से ही ले रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो उसको हम लिखते हैं डी एस वैक्टर से, और ये हो जाता है हमारा डी एस एन कैप। तो डी एस मतलब छोटा सा एरिया हमने यहाँ पर कंसीडर किया, तो वो हो गया हमारा डी एस। और इसके डायरेक्शन में जो नॉर्मल है, उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने एन कैप यूज़ किया है। जैसे आई कैप यूज़ होता है एक्स डायरेक्शन के लिए, जे कैप यूज़ होता है वाई डायरेक्शन के लिए, ऐसे ही हमने यहाँ पर ये डायरेक्शन दिखाने के लिए एन कैप यूज़ किया है। पूरा एरिया जो है, टोटल एरिया जो है, वो है हमारा यहाँ पर एस। ओके, इसको हमने एलिमेंट्री एरिया के हिसाब से भी लिया है, तो हमने यहाँ पर लिखा है डी एस वैक्टर। अब एरिया वेक्टर की क्या डेफिनेशन होगी, तो हम लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज एक्टिंग आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हमारी सरफेस से 90 डिग्री पर जो हमने एक डायरेक्शन बनाया है, उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। इसका क्या यूज होगा अभी हम समझेंगे। द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द प्लेन। अभी ये डायग्राम को आप इस टाइप से समझो, आप जैसे कि नोटबुक में लिख रहे हो, तो नोटबुक हमारी कैसी है, अभी हॉरिजेंटल है, और उसमें से एक वर्टिकल लाइन आप बनाओ, मतलब आप अपने पेन को इस टाइप से वर्टिकल रखो। तो वो जो आपने अभी पेन रखा ना, इसको हम बोलेंगे इसका नॉर्मल वेक्टर। ओके, अब इसका यूज़ कहाँ पर होगा, तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं हमारा नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही मिलता जुलता एक टॉपिक हमें मिलेगा हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ लो, फिर वहाँ पर दिक्कत नहीं जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं पासिंग थ्रू गिवन एरिया। तो कोई भी एरिया से कितनी लाइन पास हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और आपने क्या किया, एक पेज लिया, आपकी नोटबुक का एक पेज लिया, और उस पेज को आपने वर्टिकल रख दिया। तो ये चारों की चारों लाइंस आपके उस पेज से पास हो जाएंगी। ओके, तो जितनी ज़्यादा ये लाइन पास होंगी, उतना ज़्यादा ही आपको यहाँ पर फ्लक्स मिलेगा। देखो ये चीज़ तो स्ट्रांग है ही, लेकिन आप इसमें से पूरी लाइंस ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो, तो वो बेसिकली हमें फ्लक्स की वैल्यू बताता है। अब सेम कंडीशन में अगर आपने अपने पेज को वर्टिकल ना रखकर अगर हॉरिजेंटल रखा होता, तो एक भी लाइन पास नहीं होती। तो यहाँ पर अब कितनी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड बना लो, लेकिन आपके यहाँ से कुछ भी पास नहीं हो रहा है, उसका मतलब यहाँ पर फ्लक्स हमारा जीरो हो जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो बोलने वाली बात यह है कि जो हमने एक सरफेस ली है, जो हमने एरिया लिया है, उसमें हम कितनी फील्ड लाइंस ले पा रहे हैं, कितनी उससे पास हो पा रही हैं। जितनी ज़्यादा पास होंगी, मतलब उतना ज़्यादा हमारा फ्लक्स है। तो इसका फॉर्मूला हमारा बनता है डी फाई इक्वल टू ई वैक्टर। तो ये देखो, सबसे पहले तो ई पर डिपेंडेंट है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो भी सोर्स से आप इसको बना रहे हो, तो वो कितना स्ट्रांग है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो उतनी ज़्यादा ही आपको फील्ड लाइंस आपके उस नोटबुक के पेज पर मिलेगा। तो मतलब उतनी ज़्यादा आपको फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। दूसरा क्या डिपेंडेंसी है, दूसरी डिपेंडेंसी है
एरिया की। अगर एरिया आपने छोटा लिया है तो सीधी सी बात है वहां पर कम लाइन्स ही उससे एसोसिएटेड हो पाएंगी। फिर उसके बाद एक और आता है एन कैप, मतलब नॉर्मल। देखो नॉर्मल को मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे ही आपने पेज लिया था तो उसका नॉर्मल यहाँ बनेगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका नॉर्मल है, तो यहाँ पर आपका थीटा बन जाएगा 0 डिग्री। तो जैसे ही हम यहाँ पर डॉट को हटाते हैं, मतलब इस डॉट को हम हटाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा। तो जैसे ही आपने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लिखी तो कॉस 0 डिग्री हमारा बन गया 1, मतलब मैक्सिमम बन गया। और सेकंड केस में आप अगर देखोगे तो आपका नॉर्मल यहाँ बन रहा है, तो इस केस में थीटा बनेगा 90 डिग्री। तो अब कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो थीटा इक्वल टू बना हमारा 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री हमारा बनेगा 0। इसका मतलब फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट जो हमने सीखा था उसमें हमें ये पता था कि डॉट को हटाने पर आता है कॉस। तो यहाँ पर हमने कॉस के साथ इस फॉर्मूले को भी आपको समझा दिया। और यहाँ पर जो भी टर्म्स यूज हुई है वो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। देखो जो हमारा फ्लक्सेस का सिंबल होता है फाई। अगर हम बहुत ही एलिमेंट्री लेवल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं अभी डी फाई लिखते हैं, ओके। ये बन जाता है हमारा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर एन कैप। तो अगर हम बहुत ही छोटे एरिया से रिलेटेड एसोसिएटेड अगर फ्लक्स की बात करते हैं तो वहां पर डी फाई हम यूज करेंगे, तो एरिया भी हमें डी एस लेना पड़ेगा। लेकिन एंगल में आप कोई डी थीटा वगैरह नहीं लगाओगे, क्योंकि एंगल तो चाहे छोटा सा एरिया हो या बड़ा एरिया हो सबके लिए सेम रहेगा। तो डी एस हमारा क्या है, यहाँ पर एक एलिमेंट्री एरिया है। एन कैप हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। और थीटा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल। और जब हम डीएस को इंटीग्रेट करते हैं तब हमें जाकर मिलता है टोटल सरफेस एरिया, हम जिसको बोलते हैं एस। कहीं कहीं पर हो सकता है कि एरिया को ए से भी रिप्रेजेंट किया हो, तो उसका मतलब भी वही है। अब हम इसको इंटीग्रेट करके डी डी फाइव को फाइव तक कन्वर्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये यहाँ पर इस टाइप से आपको लिखना है। साइक्लिक क्यों? क्योंकि जब भी आप एक छोटा एरिया कंसीडर करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे एरिया डीएस 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 तब तक लेने पड़ेंगे जब तक कि आप इसी पॉइंट पर वापस ना आ जाओ। मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आपको पूरा कंप्लीट कवर करना है, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पर ई डी एस कॉस थीटा में हम देखें तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारा कॉस थीटा है, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, इनको हमने बाहर ले लिया है। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन सिंपली डीएस का बचेगा। तो डीएस में बड़ा छोटा एरिया, तो अगर छोटे एरिया बहुत सारे जोड़ते जाएंगे तो हमारा एक बड़ा एरिया बन जाएगा एस। तो फॉर्मूला हमारा बन चुका है फ्लक्स इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम कॉस थीटा को हटाकर यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो जैसा काम हमने ऊपर किया था जस्ट उसका अपोजिट काम हुआ है। तो यहाँ पर हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। फ्लक्स में आप वेक्टर का साइन नहीं लगाओगे बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर मेंशन भी है कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो इसकी हम अगर ऐसा यूनिट बनाना चाहें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए, वो होती है न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट पता होनी चाहिए, वो होती है मीटर स्क्वायर। इनको मिलाकर हमारी फ्लक्स की जो यूनिट है वो बन जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर, डायमेंशनल फार्मूला के लिए हमें चाहिए है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला और साथ में एरिया का डायमेंशनल फार्मूला। दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा फाइनल m⁻1, या हम बोल सकते हैं m1 L3 T-3 A-1। ये हमारा बन गया फ्लक्स का फॉर्मूला, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें कुछ केस कंसीडर करने हैं। तो फर्स्ट केस है हमारा
अगर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है, अब 0 डिग्री का मतलब क्या है? 0 डिग्री का मतलब है कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और जो आपका एरिया है वो इस टाइप से हॉरिजेंटली रखा हुआ है। तो इसका जो सॉरी, जैसे कि ये हमारा एरिया, तो इसको हमने रखा है वर्टिकली। अगर हम इसको वर्टिकली रखते हैं तो व्हाट वी विल फाइंड, का नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल का डायरेक्शन सेम है, तो ये बन गया हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये हमारा बन गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या है? कॉस 0 डिग्री मतलब 1, मतलब मैक्सिमम। तो इस केस में हमें फ्लक्स कैसा मिलेगा? मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा हमें। फ्लक्स की वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम होगी, क्योंकि जितनी भी लाइन्स है वो सबकी सब इससे पार हो रही हैं, जिससे पास हो रही हैं। वहीं पर अगर हम केस 2 देखें तो केस 2 में हम थीटा लेते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब क्या है कि सपोज हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है? हॉरिजेंटली है। और जो हमारा नोटबुक का पेज है वो कैसा है? इस टाइप से रखा हुआ है, वर्टिकली रखा है। तो इसका जो नॉर्मल है वो यहाँ बनेगा। मैं वापस से बता रहा हूँ कि ये जो एंगल हम लेते हैं ना, ये नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का लेते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को और आगे तक लेकर जाते हैं तो आपको पता लगता है कि थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, नोटबुक का जो नॉर्मल है उससे आपको हमेशा इसको देखना है। तो जैसे हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं तो कॉस 90 डिग्री हमारा बनेगा 1। ओके, और सॉरी 0। तो 0 बना, तो इसका मतलब फ्लक्स अब हमें 0 मिलने वाला है। तो यहाँ पर फ्लक्स हमारा मिनिमम हो जाएगा और वो हो जाएगा 0। सीधी सी बात है, बिकॉज आप जैसे ही कॉस 90 वैल्यू 0 रखोगे तो ई और एस से मल्टीप्लाई होने के बाद भी वैल्यू 0 ही रहेगी। तो ये हमारा बन गया मिनिमम फ्लक्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि वैसे तो हमारा जो फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स की बात होती है। तो जब भी किसी सरफेस से फ्लक्स हमारा लीव कर रहा हो, बाहर के डायरेक्शन में जा रहा हो, तो हम उसको पॉजिटिव फ्लक्स बोलते हैं। जैसे एक सरफेस ली और यहाँ से इस टाइप से फ्लक्स बाहर के डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इसको पॉजिटिव फ्लक्स कंसीडर करते हैं। और वहीं पर अगर सरफेस के अंदर जा रहा हो, सरफेस के अंदर जा रहा हो तो हम इसको नेगेटिव फ्लक्स कंसीडर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।